Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the platform of Allied College of Health Sciences मुल्तान. स्टूडेंट्स, आज फार्मास्यूटिक्स का हमारा लेक्चर नंबर 15 है और द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज बफर सॉल्यूशंस. माय नेम इज़ डॉक्टर शमरा अकबर एंड आई एम अ फार्म डी ग्रेजुएट फ्रॉम बहाउद्दीन ज़करी यूनिवर्सिटी मुल्तान. ये बफर सॉल्यूशंस का जो लफ्ज़ है ये शायद आप लोगों ने 9th-10th क्लास में कहीं सुना हो. आज इस वर्ड को जो है हम एक्सप्लोर करते हैं कि ये बफर सॉल्यूशंस असल में होते क्या हैं और ये कहाँ यूज़ होते हैं. तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, अ बफर सॉल्यूशन इज़ वन दैट टेंड्स टू रेजिस्ट चेंज इन पीएच व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और अल्कली आर एडेड टू इट. बफर सॉल्यूशन एक इस तरह का सॉल्यूशन होता है कि जब हम इसे किसी सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं, बफर सॉल्यूशन को किसी सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं, तो क्या होता है कि वो उस सॉल्यूशन की पीएच को चेंज होने से रोकता है. ठीक है, जैसे कि हमने एक बीकर लिया और उसके अंदर हमने एक सॉल्यूशन डाला और उसके अंदर हमने बफर सॉल्यूशन भी डाल दिया. क्या डाल दिया? BS से मैं जो इंडिकेट करूँगी, जो लिखूँगी वर्ड, इसका मतलब होगा बफर सॉल्यूशन. ठीक है, अब एक सॉल्यूशन था, उसके अंदर बफर सॉल्यूशन भी डाल दिया, तो क्या हुआ कि इस बफर सॉल्यूशन ने रेजिस्ट किया कि पीएच जो इस सॉल्यूशन की थी, जो भी थी पीएच, वो ही रहे, चेंज ना हो. ठीक है, अब वो जो है वो चेंज क्यों हो रही थी? वो चेंज इस वजह से हो रही थी कि हमने इसके अंदर कुछ हद तक स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस जो है हमने इसके अंदर डाला. स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डाला या स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस डाला. देखें, जब भी अगर हम बफर सॉल्यूशन ना डालें इसके अंदर और हम सिर्फ इस सॉल्यूशन के अंदर एसिड डाल देते हैं जिसकी पीएच पहले से ही इस सॉल्यूशन की जो थी फर्ज कर लेंगे 3 थी, तो क्या होगा कि हम फर्दर एसिड डालेंगे तो पीएच क्या होगी कि इस सॉल्यूशन किस तरफ मूव करेगा? एसिडिक की तरफ मूव करेगा. ठीक है ना. और अगर हम बेस डालेंगे तो सॉल्यूशन कहाँ मूव करेगा? बेसिक की तरफ मूव करेगा, तो पीएच चेंज होगी अगर हम एसिड डालेंगे कब या बेस डालेंगे. तो ये बफर सॉल्यूशन जो होता है ना, इसका यही काम होता है कि अगर हम इस सॉल्यूशन के अंदर एसिड भी डाल दें तो उसकी पीएच चेंज ना हो. ठीक है, और अगर हम बेस भी डाल दें तो उस सॉल्यूशन की पीएच चेंज ना हो. पीएच जितनी थी 3 थी, 3 ही रहे, चाहे हमने एसिड डाल दिया चाहे हमने बेस डाल दिया. ठीक है, तो ये बफर सॉल्यूशन होता है जो कि रेजिस्ट करता है चेंज इन पीएच व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और अल्कली आर एडेड टू इट. ठीक है, इसको मज़ीद अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. देखिए, हमारे पास एक सिरप बॉटल जो है वो हमारे पास अक्सर अवेलेबल होती है और हम यूज़ करते हैं फॉर डिफरेंट डिजीज़ के लिए. क्या होता है कि इस सिरप बॉटल के ऊपर एक्सपायरी डेट मेंशन होती है और कहा, अगर फ़र्ज़ कर लें कि कहा गया है कि इस सिरप बॉटल को आपने जो है विद इन द पीरियड ऑफ 2 years जो है आपने इस्तेमाल करना है. इस 2 साल के बाद जो है ये एक्सपायरी जो है इसकी वो मतलब कि ख़त्म हो जाएगी, आप यूज़ नहीं कर पाएंगे. और एक्सपायरी डेट आने का मतलब होता है कि इस सॉल्यूशन की पोटेंसी या फिर सेफ्टी एंड क्वालिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी. ठीक है, और जो प्रिजर्वेटिव इसके अंदर ऐड किए गए थे सॉल्यूशन को जो है स्टेबल रखने के लिए, वो भी ख़त्म हो जाएंगे. उनकी भी जो क्या कहते हैं एक मियाद जो है वो ख़त्म हो जाएगी और सॉल्यूशन जो है वो क्या होगा कि वो स्टेबल नहीं रहेगा, किसी और केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें माइक्रोऑर्गेनिजम्स वगैरह ग्रो कर जाएंगे. ठीक है, और विद इन द पीरियड ऑफ द एक्सपायरी डेट, मतलब कि एक्सपायरी डेट आने से पहले पहले क्या होता है कि सॉल्यूशन की जो पीएच है वो भी कभी चेंज नहीं होती है. पीएच किस तरह, क्यों मैं कह रही हूँ यहाँ पे कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि इस सॉल्यूशन की जो इस सिरप की पीएच जो थी हमारे पास वो 5 है. ठीक है, थोड़ा एसिडिक की तरफ है ये हमारा जो सिरप है. तो जब हम इसको लेते हैं हमें थोड़ा बहुत तुर्श जायका जो है वो फील होता है, लेकिन इतना तुर्श जायका फील नहीं होता कि हमारी बॉडी जो है इसको टॉलरेट ही ना कर पाए. ठीक है, बर्दाश्त ना कर पाए. तो क्या होता है कि एक्सपायरी डेट जो है अगर वो ख़त्म हो जाती है तो क्या होता है कि इस सिरप की पीएच जो है वो भी इफेक्ट करेगी. हो सकता है कि ये सिरप जो है ज़्यादा एसिडिक की तरफ मूव कर जाए, इसकी पीएच इंक्रीज़ कर जाए, 3 हो जाए. ठीक है, यहाँ हो सकता है कि बेसिक की तरफ मूव कर जाए, 7 से अबव हो जाए, बल्कि 14 हो जाए. ठीक है ना, कितनी हो जाए? 7 से अबव 14 हो जाए. तो क्या होगा कि अगर हम ज़्यादा एसिडिक सॉल्यूशन सिरप पी लेंगे तो हमारे बॉडी इसको टॉलरेट नहीं कर पाएगी. ज़्यादा खट्टा होगा, तुर्श होगा और चुभेगा हमारी ज़ुबान पे. ठीक है, तो हमारी बॉडी से टॉलरेट नहीं कर पाएगी. और अगर 14 हो जाएगी इसकी पीएच इस सिरप की, तो तब भी ये कड़वा हो जाएगा और हम इसे पी नहीं सकते. ठीक है, तो इस सिरप के अंदर बफर सॉल्यूशंस जो है वो ऐड किए जाते हैं ताकि इस सिरप की जो पीएच है वो चेंज ना हो विद इन द एक्सपायरी डेट. ठीक है,
तो ये जो पीएच बफर्स होते हैं ये किसी भी सिरप की, किसी भी सॉल्यूशन की जो है वो पीएच के चेंज को रेजिस्ट करते हैं, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि जो किसी भी सॉल्यूशन जो है या किसी भी सिरप जो है या फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म है उसकी पीएच क्यों चेंज नहीं होती, तो आप कहेंगे कि जी उसके अंदर बफर सॉल्यूशंस ऐड कर दिए जाते हैं ताकि उस सॉल्यूशन की पीएच जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज ना हो, ठीक है। क्योंकि देखें अगर हम ये बॉटल जो है किस तरह कंज्यूम करते हैं कि हमें कहा जाता है कि आपने रोज़ का 1 स्पून पीना है, ऐसे ही होता है ना। तो जब भी हम इस सिरप को खोलेंगे तो क्या होगा कि कुछ हद तक कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी इर्द गिर्द मौजूद है और कुछ मॉइस्चर जैसे कि वाटर प्रेजेंट है वो इसके अंदर मूव करेगा। तो क्या होगा कि जब भी वाटर का और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ये आपको देंगे कार्बोनिक एसिड देंगे जो कि होता है H2CO3 और ये हमारा वीक एसिड होता है। ये हमने पढ़ा था अपने लास्ट लेक्चर्स में जिसमें हमने वीक एसिड डिस्कस किए थे, स्ट्रॉन्ग एसिड, इस तरह स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस डिस्कस की थी। तो ये जब इसके अंदर जाएंगे तो ये कुछ हद तक जो है इसकी एसिडिटी को अफेक्ट करेगा, ठीक है। अगर पीएच बफर्स नहीं डाले होंगे, बफर सॉल्यूशंस नहीं डाले होंगे तो ये जो एसिड बनेगा वो इसकी पीएच को अफेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर हमने बफर सॉल्यूशन इस सिरप के अंदर डाला हुआ है तो इसके जाने से इस सॉल्यूशन के अंदर, इस सिरप के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसकी पीएच में, ठीक है। तो जो ये बफर सॉल्यूशंस हैं ये रेजिस्ट करते हैं चेंज इन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। फिर कहते हैं कि बफर सॉल्यूशंस आर यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ कीपिंग पीएच एट अ नियरली कांस्टेंट वैल्यू इन अ वाइड वैरायटी ऑफ केमिकल एप्लीकेशंस। सबसे पहली बात तो ये कि बफर सॉल्यूशन जो है वाइड वैरायटी ऑफ केमिकल एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ किए जाते हैं और ये इसलिए यूज़ किए जाते हैं ताकि जो पीएच है किसी भी सॉल्यूशन की या किसी भी मीडियम की, किसी भी केमिकल रिएक्शन की वो वही रहे जो स्टार्ट में थी, एंड तक वही रहे। जब तक हम उस सॉल्यूशन को, उस केमिकल को इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी पीएच चेंज ना हो। तो बफर सॉल्यूशन जो है वो यूज़ किए जाते हैं ताकि पीएच जो है किसी भी सॉल्यूशन की चेंज नहीं हो, ठीक है। फिर इन नेचर देयर आर मैनी सिस्टम्स दैट यूज़ बफरिंग फॉर पीएच रेगुलेशन। मतलब कि हमारी कुदरत में भी जो है बहुत से सिस्टम्स इस तरह के मौजूद हैं कि उनकी पीएच चेंज ना हो, वो बफरिंग सॉल्यूशंस जो हैं, बफर सॉल्यूशंस जो हैं वो यूज़ करते हैं ताकि उनकी पीएच चेंज ना हो। जैसे कि हमारी बॉडी में ब्लड है उसकी पीएच 7 है, कभी आप लोगों ने सोचा है कि वो पीएच 7 उसकी जो है 7.35 से 4.5 के दरमियान जो वेरी करती है हमारे ब्लड की पीएच, वो कभी चेंज क्यों नहीं होती है? वो चेंज इसलिए नहीं होती है कि हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी जो है एक बफर सिस्टम जो है वो प्रेजेंट है जो कि हमारे ब्लड की पीएच को चेंज करने से रेजिस्ट करता है, ठीक है। तो हमारी कुदरत ने भी जो है बहुत से ऐसे सिस्टम्स पैदा किए हैं जहाँ पे बफर सिस्टम्स जो है वो यूज़ होते हैं, प्रेजेंट हैं और पीएच की रेगुलेशन में वो हेल्प करते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारी बॉडी में जो प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, ब्लड के अंदर जो हमारा प्लाज्मा प्रेजेंट होता है उसके अंदर बहुत से जो बफर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि H2CO3 और NaHCO3, ठीक है, ये बाइकार्बोनेट बफर है। फिर हमारा फॉस्फेट बफर प्रेजेंट होता है। फिर हमारे कुछ प्रोटीन बफर्स जो हैं ये हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये मोस्टली हमारे हीमोग्लोबिन के अंदर जो है प्रोटीन बफर्स जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर कुछ ऐसे बफर्स होते हैं जो कि हम रोज़मर्रा जो है वो अपनी लेबोरेटरी के अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करने में यूज़ करते हैं ताकि हमारे सॉल्यूशन की पीएच चेंज ना हो, जिसमें एसीटेट बफर आता है, जिसमें अमोनियम बफर आता है, फिर इसमें फॉस्फेट बफर आते हैं और भी बहुत ज़्यादा बफर्स हैं जो कि यूज़ होते हैं टू रेजिस्ट द चेंज इन द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। फिर अब हम डिस्कस करते हैं कुछ टाइप्स ऑफ द बफर सॉल्यूशंस, ठीक है। बफर सॉल्यूशंस जो है इनकी कुछ टाइप्स होती हैं। सबसे पहली टाइप है जी एसिडिक बफर सॉल्यूशन, फिर है बेसिक बफर सॉल्यूशन और फिर है हमारे पास न्यूट्रल बफर सॉल्यूशंस। ये एसिडिक और बेसिक बफर सॉल्यूशंस तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा देखने में मिलते हैं और ये बहुत ज़्यादा यूज़ भी होते हैं, लेकिन जो न्यूट्रल बफर सॉल्यूशंस हैं ये कम ही यूज़ होते हैं और कम यूज़ होते हैं, इतना इनका यूज़ नहीं है हमारी जो है इतनी लेबोरेटरीज़ के अंदर। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एसिडिक बफर सॉल्यूशंस होते हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि एसिडिक बफर सॉल्यूशंस जो होते हैं ये एसिडिक सॉल्यूशंस के अंदर होते हैं, ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशंस के लिए होते हैं। इसी तरह बेसिक बफर सॉल्यूशन जो हैं वो बेसिक सॉल्यूशंस के लिए होंगे और न्यूट्रल बफर सॉल्यूशन जो हैं वो न्यूट्रल सॉल्यूशंस के लिए होंगे। हमें क्या बात पता चली कि 3 तरह के बफर सॉल्यूशंस होते हैं, एक एसिडिक बफर सॉल्यूशंस, फिर बेसिक बफर सॉल्यूशंस और फिर न्यूट्रल बफर सॉल्यूशंस। जो हमारा एसिडिक बफर सॉल्यूशंस है वो एसिडिक सॉल्यूशंस के लिए इस्तेमाल होगा, बेसिक बफर सॉल्यूशंस बेसिक सॉल्यूशंस के लिए इस्तेमाल होगा
न्यूट्रल बफर सॉल्यूशन न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब हम इसी कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखो ये एसिडिक बफर सॉल्यूशंस है। इस एग्जांपल में हमारे पास ये एसिटिक एसिड और फिर सोडियम एसीटेट की एग्जांपल आती है। ये हमारा पूरा बफर सॉल्यूशन बनाते हैं, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, बफर सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास बेसिक बफर सॉल्यूशन है जिसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड मिलके एक बेसिक बफर सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है। ये बेसिक बफर सॉल्यूशन की एग्जांपल है। फिर न्यूट्रल बफर सॉल्यूशन में हमारे पास एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये दोनों मिलकर न्यूट्रल बफर सॉल्यूशंस बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास एमसीक्यू आ जाता है अगर कि ये तीनों दिए होते हैं, पूछा जाता है कि इनमें से एसिडिक बफर सॉल्यूशन कौन सा है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि CH3 एसिटिक एसिड पहले से मौजूद है और यहाँ पे लेकिन देखिए बेस मौजूद है इसके साथ। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एसिटिक एसिड के साथ सोडियम एसीटेट मतलब उसका सॉल्ट मौजूद है। ये हम अभी आगे डिस्कस करते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ये वाला होगा, क्योंकि ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन है हमारा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कंपोजिशन ऑफ द बफर सॉल्यूशंस, ठीक है, कि बफर सॉल्यूशंस किस तरह से मिलकर बनते हैं, किन चीज़ों से मिलकर बनते हैं, किन चीज़ों पर मुश्तमिल होते हैं। हमने बात की कि हमारे पास 3 तरह के बेसिक बफर सॉल्यूशंस थे। एक था हमारे पास एसिडिक बफर सॉल्यूशन, फिर था बेसिक बफर सॉल्यूशन और फिर था न्यूट्रल बफर सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखते हैं एसिडिक बफर सॉल्यूशन किस तरह से बनता है, कि ये कंसिस्ट होता है ऑफ अ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट, ठीक है। एसिडिक बफर सॉल्यूशंस किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है, एक उसके पास वीक एसिड होगा और उस वीक एसिड का साल्ट होगा। इन दोनों जब ये दोनों चीज़ें मौजूद होंगी तो वो हमारा कौन सा बफर होगा, वो हमारा एसिडिक बफर होगा। एसिडिक बफर होने के लिए वीक एसिड होना लाजमी है, वीक एसिड फिर उसके साथ उसका साल्ट होना भी लाजमी, जिसे हम कॉन्जुगेट बेस कहेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास बेसिक बफर सॉल्यूशन, जो हमारा बेसिक बफर सॉल्यूशन होता है ये कंसिस्ट होता है ऑफ अ वीक बेस एंड इट्स साल्ट, ठीक है। बेसिक बफर सॉल्यूशन होने के लिए तो हमारा जो बेसिक बफर होता है वो किस चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, वीक बेस पे मुश्तमिल होता है और उसके साल्ट पे, ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड होता है, उसका जो साल्ट होता है वो कॉन्जुगेट एसिड कहलाता है, ठीक है। फिर न्यूट्रल बफर सॉल्यूशंस है हमारे, ये किस चीज़ से मिलकर बनते हैं, ये बनते हैं जी वीक एसिड से मिलकर और वीक बेस से मिलकर, ठीक है। इन दोनों के मिलने से कौन सा बफर सॉल्यूशन बनता है, न्यूट्रल बफर सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं अपना एसिडिक बफर सॉल्यूशन, ठीक है। ये किस तरह से बना, मैंने कहा कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन किस चीज़ से मिलकर बना है, वीक एसिड से और उसके साल्ट से। अब साल्ट किस चीज़ का था, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। साल्ट किस तरह से बना उसका, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ने जब रिएक्शन किया तो जो साल्ट बना वो हम साल्ट जो है वो हम एसिडिक बफर सॉल्यूशन के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कंपोजिशन में क्या आएगा, सबसे पहले तो वीक एसिड आएगा और दूसरे पॉइंट पर उसका साल्ट आएगा, ठीक है। अब देखें अगर हम एग्जांपल लेते हैं वीक एसिड के, जिसमें हमारे पास एसिटिक एसिड है CH3COOH। ये हमने पढ़ा भी था अपने एसिड वाले जो हमारा था लेक्चर, जिसमें हमने वीक एसिड्स और स्ट्रॉन्ग एसिड्स डिस्कस किए थे। वहाँ पे हमने इसकी एग्जांपल पढ़ी थी कि ये वीक एसिड है, ठीक है। और इसका साल्ट किस तरह से बन रहा है कि वीक एसिड ने स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जब रिएक्शन किया तो साल्ट बन गया, जिसे हम सोडियम एसीटेट कहेंगे। अब देखो वीक एसिड है CH3COOH वही, और इसके साथ स्ट्रॉन्ग बेस हमारी सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इन दोनों ने जब रिएक्शन किया तो साल्ट बना दिया CH3COONA, ठीक है, सोडियम एसीटेट साल्ट बना दिया और साथ वाटर बना दिया। तो ये साल्ट और ये जो वीक एसिड है ये दोनों कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, एसिडिक बफर सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है। तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन किस चीज़ से मिलकर बनता है, वीक एसिड और उसके साल्ट, जिसे हम कॉन्जुगेट बेस भी कहेंगे, ठीक है। और साल्ट में जो हमारे पास चीज़ें थी, मतलब कि साल्ट किस चीज़ से बना उसका, वो बना वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मिलने से जो साल्ट बना, जिसे हम कॉन्जुगेट बेस भी कह रहे हैं, वो यूज़ होता है एसिडिक बफर के अंदर, ठीक है। फिर है हमारे पास बेसिक बफर सॉल्यूशंस। बेसिक बफर सॉल्यूशंस मैंने कहा कि ये बनता है वीक बेस के मिलने से। वीक बेस सबसे पहला जो इसके अंदर कंपाउंड होता है, एक वीक बेस होता है, दूसरा उसका साल्ट होता है। साल्ट कहाँ से आया जी, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के मिलने से जो साल्ट बना उसे हम कहेंगे कि ये जो साल्ट है ये और वीक बेस जो है बेसिक बफर सॉल्यूशंस बनाने में इस्तेमाल होते हैं। वीक बेस ये हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और फिर अमोनियम क्लोराइड जो है वो उसका साल्ट है। अमोनियम क्लोराइड साल्ट किस तरह से बना कि हमने वीक बेस ली, वीक बेस हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड थी, फिर हमने इसको स्ट्रॉन्ग एसिड जो कि हमारा
क्लोरिक एसिड था उसके साथ रिएक्ट कराया तो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड साल्ट बन गया, साथ में वाटर बन गया, ठीक है। तो ये जो साल्ट था जो कि कॉन्जुगेट एसिड भी है इस वीक बेस का, इन दोनों को हमने यूटिलाइज किया और हमने बेसिक बफर सॉल्यूशन बना दिया, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन, तो यू विल से दैट बेसिक बफर सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ वीक बेस एंड इट्स साल्ट, ठीक है। फिर आप फ़ौरन से फॉर एग्जांपल देंगे लाइक अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड इज़ अ वीक बेस एंड अमोनियम क्लोराइड इज इट्स साल्ट, ठीक है। और अगर आपसे वो पूछ ले कि साल्ट किस तरह से बना, तो फिर आप कहेंगे कि वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन होगा और साल्ट बन जाएगा, ठीक है। इस तरह फिर हमारे पास जो न्यूट्रल बफर सॉल्यूशंस है उसमें तो हमने पढ़ा है कि वो साल्ट और एसिड के मिलने से बनता है। अब हम देखते हैं बफर कैपेसिटी, कि बफर कैपेसिटी क्या होती है। ये आप लोगों के नोट्स में भी मेंशन है बफर कैपेसिटी। देखें स्टूडेंट्स, बफर कैपेसिटी जो है इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि बफर कैपेसिटी इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन containing a buffering agent with respect to a change of acid or alkali concentration, ठीक है। कि बफर कैपेसिटी जो है वो एक बफर सॉल्यूशन की वो कैपेसिटी होती है कि वो किस हद तक किसी भी सॉल्यूशन की पीएच के चेंज को रेजिस्ट कर सकता है, मतलब कि उसकी पीएच के चेंज होने को रोक सकता है, वो उस बफर की कैपेसिटी होगी। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि बफर कैपेसिटी क्या है। बफर कैपेसिटी किसी भी बफर सॉल्यूशन की वो कैपेसिटी होती है जिससे हमें पता चलता है कि वो जो बफर है वो किसी भी सॉल्यूशन की पीएच को किस हद तक चेंज होने से रोक सकता है, ठीक है। और वो पीएच क्यों चेंज हो रही थी, विद रिस्पेक्ट टू द चेंज ऑफ एसिड और अल्कली कंसेंट्रेशन, कि हमने उसमें कितना एसिड डाला और कितना बेस डाला, और जितना अगर हमने जो एसिड डाला वो हमारे बफर सॉल्यूशन ने, बफरिंग एजेंट जो हमारा था उसने उसे किस हद तक रेजिस्ट किया, ठीक है। ये भी हम आगे पढ़ते हैं, आपको समझ आ जाएगा। बफरिंग सॉल्यूशन जो है उसको बफरिंग एजेंट भी कहते हैं। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, बफरिंग एजेंट का लफ्ज़ यूज़ किया गया। देखें, फर्ज करें कि हमारे पास ये एक जो है ये हमारे पास एक क्या है, कॉनिकल फ्लास्क है। ये जो कॉनिकल फ्लास्क है इसके अंदर क्या मौजूद है, फर्ज कर लें कि इसके अंदर एसिड मौजूद है। क्या मौजूद है इसके अंदर, इसके अंदर हमारे पास एसिड मौजूद है, और इस सॉल्यूशन की जो पीएच है वो है, पीएच इसकी क्या है, पीएच है इसकी 3। अब ये सॉल्यूशन एसिडिक है तो हम कौन सा बफर इसके अंदर डालेंगे, जाहिर सी बात है जो हम बफर सॉल्यूशन इसके अंदर डालेंगे वो हमारा एसिडिक बफर होगा, ऐसे ही होगा ना। एसिडिक बफर जो है वो हम इसके अंदर डालेंगे। एसिडिक बफर, बी और एस से जो है ये बफर सॉल्यूशन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन जो है वो इसके अंदर हम डालेंगे, ये इसके अंदर हम डालेंगे कौन सा सॉल्यूशन, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। तो क्या होगा कि जब हमने एसिडिक बफर सॉल्यूशन इसके अंदर डाला, इस एसिड के अंदर, तो इस एसिडिक बफर सॉल्यूशन ने जो पीएच को चेंज होने से रोका वो उस सॉल्यूशन की उस बफर सॉल्यूशन की बफर कैपेसिटी है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अब हमने इसके अंदर डाल दिया, फर्ज करें 1 ml हमने एसिडिक बफर सॉल्यूशन इस एसिड सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया। अब हमें नहीं पता कि ये इस सॉल्यूशन की जो है वो पीएच को किस हद तक जो है वो रेजिस्ट करेगा, मतलब रोकेगा कि उसकी पीएच चेंज ना हो, ठीक है। इसको टेस्ट करने के लिए हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड बाहर से इसके अंदर डालते हैं, ठीक है। अब हमने स्ट्रॉन्ग एसिड तब डाला है जब इस सॉल्यूशन के अंदर, एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर एसिडिक बफर सॉल्यूशन मौजूद है, ठीक है। और वो कितना क्वांटिटी में मौजूद है, 1 ml। अब हमने टेस्ट करने के लिए बाहर से एक एसिड डाल दिया, ठीक है। और एसिड जो हमने डाला है, फर्ज करें कि हमने 1 ml डाला है इसके अंदर एसिड, ठीक है। अब जब हमने 1 ml एसिड इसके अंदर डाला है तो इस सॉल्यूशन की पीएच चेंज नहीं हुई, क्योंकि एसिडिक बफर ने उसकी पीएच को चेंज होने से रोक दिया, ठीक है। 1 ml एसिड जो हमने बाहर से डाला तो उसकी पीएच चेंज नहीं हुई। होना तो यूँ चाहिए था ना कि ये पहले ही एसिडिक है, फिर हमने थोड़ा सा और एसिड इसमें डाला तो ये ज़्यादा एसिडिक की तरफ मूव कर जाए, मतलब कि 1 हो जाए इसकी पीएच या 0 हो जाए,
ठीक है ना। लेकिन बफर सॉल्यूशन की मौजूदगी की वजह से इस सॉल्यूशन ने अपनी पीएच चेंज नहीं की। हमने बेशक बाहर से एक्स्ट्रा एसिड भी डाल दिया। अब हम अगर इस एसिड की थोड़ी सी जो क्वांटिटी है उसको इंक्रीज़ कर लेते हैं, फ़र्ज़ करें अगर हम 5 ml कर देते हैं इसकी क्वांटिटी, और इस 5 ml क्वांटिटी 1 ml नहीं डालते, 5 ml डालते हैं, 5 ml भी डाली, तब भी जो है इस बफर सॉल्यूशन ने इस एसिडिक सॉल्यूशन की पीएच को चेंज होने नहीं दिया, रोक दिया उसकी पीएच को चेंज होने से। ठीक है, फिर हम थोड़ी सी और एसिड्स की जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ करते हैं। फ़र्ज़ करें हम 10 ml जो है वो एसिड इसके अंदर डाल रहे हैं। 10 ml भी हमने जब इसके अंदर एसिड डाला तब भी जो है इस सॉल्यूशन की पीएच चेंज नहीं हुई बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने इसके अंदर 11 ml एसिड डाला एक्स्ट्रा, ठीक है ना, 10 भी नहीं डाला, कितना डाला, 11 ml डाला, तो जो 1 ml एक्स्ट्रा था उस 1 ml एक्स्ट्रा की वजह से इस सॉल्यूशन की पीएच चेंज हो गई। ठीक है, इस सॉल्यूशन की पीएच चेंज हो गई, मतलब कि बफर सॉल्यूशन की क्या कैपेसिटी थी, इस एसिडिक बफर सॉल्यूशन की कैपेसिटी ये थी कि ये 10 ml ऑफ एसिड जो एक्स्ट्रा इसके अंदर डाला है उस हद तक इसकी जो पीएच है उसको चेंज होने नहीं देगा। लेकिन जैसे ही ये एसिड की जो क्वांटिटी है वो 10 ml से 11 ml हुई तो इस सॉल्यूशन की जो पीएच है वो चेंज हो गई। चेंज किस तरह हुई कि एसिडिक की तरफ मूव कर गई। ठीक है, तो ये जो जिस हद तक इसने रेजिस्ट किया है इस बफर सॉल्यूशन ने, किस हद तक रेजिस्ट किया, 10 ml तक रेजिस्ट किया, 10 ml तक रेजिस्ट किया ना, कि 10 ml तक इस सॉल्यूशन की पीएच जो है वो चेंज नहीं हुई, चाहे हमने एक्स्ट्रा एसिड भी इसके अंदर डाला है। तो वो उसकी कैपेसिटी है। मैं आप लोगों को कैपेसिटी समझाने की कोशिश कर रही थी कि जो कैपेसिटी थी यहाँ पे एसिडिक बफर सॉल्यूशन की वो क्या थी, किस हद तक थी कि 10 ml एक्स्ट्रा अगर हम एसिड डाल भी दें तब भी जो है इस सॉल्यूशन की पीएच चेंज नहीं होगी। इस बात को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि फ़र्ज़ करें हमारे पास जो है आप जो है फ़र्ज़ करें हम दरवाजे के पास खड़े हैं। ठीक है, और आप अकेले खड़े हैं, दरवाज़ा बंद है और बाहर से जो है वो 2 लोग दरवाजे को पुश कर रहे हैं और उसे खोलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास इतनी पावर है कि आपने 2 लोगों की जो पावर है धकेलने की पावर है उसको रोक रखा है। ठीक है, रोक रखा है। फिर 3 लोग आ गए, आपने उसकी पावर को भी रोक लिया। 3 लोग बाहर से धक्का लगा रहे हैं, एक आप अंदर से अकेले रोकने वाले हैं। ठीक है, और आपने दरवाज़ा नहीं खोला। लेकिन जैसे ही चौथा बंदा आया और उसने दरवाजे को पुश, उन चारों ने मिलकर दरवाजे को पुश किया तो आपकी पावर ख़त्म हुई, और जैसे ही आपकी पावर ख़त्म हुई दरवाज़ा खुल गया। ठीक हुआ, तो आपने 3 बंदों तक जो अपनी पावर इस्तेमाल की, आपके पास क्या कैपेसिटी थी कि आप 3 बंदों की पावर जो है उसको रोक सकते हैं। ठीक है, यही आपकी कैपेसिटी है ना। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे बफर सॉल्यूशन की क्या कैपेसिटी है कि उसने 10 ml तक जो हमारा एसिड एक्स्ट्रा हमने डाला उस एसिड के डलने की वजह से जो पीएच के चेंज को रेजिस्ट किया, ये इस एसिडिक बफर सॉल्यूशन की कैपेसिटी थी। ठीक है, तो अब आपको समझ आ जाएगी कि बफर कैपेसिटी इज़ द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ बफरिंग एजेंट। बफरिंग एजेंट मौजूद है ना जो हमने डाला विद रिस्पेक्ट टू अ चेंज ऑफ एसिड और अल्कली कंसनट्रेशन, मतलब कि हम यहाँ तो एसिड डाल रहे हैं, यहाँ पे अल्कली डाल रहे हैं उसके अंदर, यहाँ बेस डाल रहे हैं। ठीक है ना, अब हम जो है कुछ वर्किंग ऑफ पीएच देखते हैं कि पीएच जो है हमारे पास पीएच कह रही हूँ, बफर जो है वो किस तरह से जो है वो हमारी सॉल्यूशन की पीएच को चेंज होने से रोकता है, ये रेजिस्ट करता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले अपने एसिडिक बफर सॉल्यूशन की। हमने पीछे एग्जांपल में एसिडिक बफर सॉल्यूशन के एग्जांपल में पढ़ा कि CH3COOH और CH3COON ने ये दोनों मिलकर एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनाते हैं। ये वीक एसिड है और ये उसका साल्ट है। जब हम इसको एक एसिड सॉल्यूशन के अंदर, ये देखिए हमारे पास एसिड सॉल्यूशन है, इसके अंदर अब हमने जब एसिडिक बफर सॉल्यूशन डाला तो ये आयोनाइज होगा, चाहे ये वीक एसिड है, ठीक है, साल्ट है, तो ये कुछ हद तक तो आयोनाइज होगा ही ना, क्योंकि आप लोगों को पता है कि वीक एसिड जो होते हैं वो क्या करते हैं कि कम्प्लीटली तौर पर आयोनाइज नहीं होते। मतलब हम 5 मॉलिक्यूल अगर डाल रहे हैं वीक एसिड के, उसमें 2 आयोनाइज हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आयोनाइज होंगे। तो क्या हुआ कि जब हमने CH3COOH डाला तो ये किस चीज़ों में आयनाइज हो गया, CH3COO नेगेटिव एसिटेट आयन में और हाइड्रोजन आयन में। ठीक है, इस तरह जब हमने साल्ट डाला उसका, क्योंकि उसका कॉन्जुगेट बेस था, वो किस चीज़ों में, किन 2 चीज़ों में आयनाइज हो गया, एसिटेट आयन में CH3COO नेगेटिव आयन प्लस सोडियम आयन में। ठीक है, अच्छा
अब इस सॉल्यूशन के अंदर इस वक्त बफर सॉल्यूशन भी मौजूद है और एसिड भी मौजूद है। पहले से जो एसिड था और उसके अंदर हमने एसिडिक बफर डाला ताकि उसकी पीएच चेंज ना हो जब भी हम एसिड या बेस के अंदर डालें, ठीक है। तो अब इसके अंदर कितने जो है वो केमिकल्स मौजूद हैं इस वक्त इस बीकर के अंदर। इस बीकर के अंदर इस वक्त 6 केमिकल्स मौजूद हैं। क्यों 6 केमिकल्स मौजूद हैं? 4 तो यही हो गए ना कि 4 आइंस तो ये हैं, ये वाला एसिटेट आयन, फिर हाइड्रोजन आयन, फिर ये वाला एसिटेट आयन और ये वाला सोडियम आयन। और कुछ वो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे हमारे पास एसिटिक एसिड के जो कि आयोनाइज नहीं हुए, तो 5वां वो हो गया। और छठा हमारे पास कुछ वो एसिड साल्ट होगा जो कि आयोनाइज नहीं हुआ होगा, वैसे का वैसे ही प्रेजेंट होगा, तो वो हमारे पास CH3COO की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 6 टाइप्स ऑफ केमिकल्स इस टाइम स्पीकर के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि बफर के अंदर जब हमने एसिड डाला है तो उसने किस तरह से जो है उसकी पीएच को चेंज होने से रोका। देखें, जब हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इस सॉल्यूशन के अंदर डाला जिसके अंदर पहले से एसिडिक बफर मौजूद था, अब देखें एसिड हमने कौन सा डाला, स्ट्रॉन्ग एसिड डाला, HCl डाला। स्ट्रॉन्ग एसिड के पास तो कैपेसिटी होती है कि भाई फ़ौरन से पहले जो है आयोनाइज हो जाता है। जैसे ही हमने इसके अंदर डाला ये आयोनाइज हुआ किसके अंदर, H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन में, क्लोराइड आयन में, ठीक है। अब क्या हुआ, होना तो यूँ चाहिए था कि हमने एसिड डाला इसके अंदर तो ये फ़ौरन से पहले जो है इसकी पीएच को चेंज कर दे, लेकिन पीएच चेंज नहीं हुई क्योंकि बफर सॉल्यूशन प्रेजेंट है। अब देखें ये जो हमारे पास एसिटेट आयन था यहाँ पे मौजूद, इसने इस हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्शन शो किया और क्या बना दिया, एसिटिक एसिड बना दिया। एसिटिक एसिड जो कि हमारे पास पहले से वीक एसिड मौजूद है, तो हमारी पीएच चेंज होगी, नहीं होगी चेंज, क्योंकि हमारा जो ये वाला H पॉजिटिव आयन है इसने इस एसिटेट आयन के साथ रिएक्ट किया और एसिटिक एसिड बना दिया, ठीक है, जो कि पहले से भी मौजूद था, ठीक है। और उनकी पीएच चेंज नहीं होगी, वीक एसिड है वीक एसिड ही रहेगा, ठीक है। फिर जो क्लोराइड आयन था उसने ये सोडियम आयन के साथ जो सोडियम आयन जो मौजूद था इससे रिएक्शन शो किया और क्या हुआ कि साल्ट बना दिया। NaCl हमारा साल्ट है ना, ठीक है ना, जो कॉमन हमारा साल्ट जो हम यूज़ करते हैं। सो क्या होगा, साल्ट की तो क्या पीएच होती है, ये तो न्यूट्रल होता है, 7 होती है इसकी पीएच, ठीक है। इसकी तो कोई मतलब न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो क्या होगा कि हमारे पास हमने स्ट्रॉन्ग एसिड डाला भी तब भी हमारे पास जो एसिड बना वो वीक एसिड बना, और इस वीक एसिड के वजह से भला इसके सॉल्यूशन की पीएच चेंज होगी, नहीं होगी, क्योंकि वो पहले से भी मौजूद है और उसकी पीएच जो थी वो 3 थी, फर्स्ट कर लें तो 3 ही रहेगी। तो सो देयर विल बी नो चेंज इन द पीएच, ठीक है। अगर हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डाला भी तो भी यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा पीएच की वैल्यू के अंदर। अब अगर हम इसी सॉल्यूशन के अंदर हम एसिडिक बफर डाला हुआ है इसके अंदर, अब हम थोड़ा सा इसके अंदर हमने पहले एग्जांपल देखी कि हमने एसिड डाल कर देखा तो हमारी पीएच चेंज नहीं हुई, ठीक है, हमने देख लिया किस तरह नहीं हुई। अब हम क्या करते हैं कि इसी सॉल्यूशन के अंदर हम थोड़ा बेस डाल कर देखते हैं कि भाई बेस डालने से भी हमारी पीएच चेंज होगी कि नहीं होगी, ठीक है, देख लेते हैं। NaOH हमारी बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये किस में कन्वर्ट हो गई, फ़ौरन से पहले सोडियम आयन्स में और हाइड्रोक्साइड आयन में, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो हमारे पास एसीटेट आयन था ये रिएक्ट कर देगा सोडियम आयन के साथ और क्या बना देगा, सोडियम एसीटेट, जो कि हमारा क्या है, साल्ट है ना। तो मैंने कहा था 6 टाइप ऑफ केमिकल्स प्रेजेंट है। तो ये बार बार अगर हम एसिड डालेंगे या बेस डालेंगे तो बार बार वही आयन्स वही मॉलिक्यूल्स बनते जाएंगे, ठीक है। तो साल्ट है, तो साल्ट जो पीएच है उसकी तो होती ही न्यूट्रल है, 7 होता है वो, ठीक है। और फिर जो हमारा हाइड्रोक्साइड आयन है वो इस वाले हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्शन शो करेगा और वाटर बना देगा। और वाटर की पीएच तो आप लोगों को पता है कि 7 होती है और न्यूट्रल होता है, ये तो वैसे ही। सो ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस देयर इज़ आल्सो नो चेंज इन पीएच। तो समझ आ गई कि किस तरह से कोई भी बफर सॉल्यूशन जो है वो रेजिस्ट करता है चेंज इन पीएच, चाहे आप थोड़ी सी अमाउंट में एसिड डाल दो, चाहे आप थोड़ी सी अमाउंट में बेस डाल दो, तो क्या होगा कि बफर सॉल्यूशन जो है वो पीएच की चेंज होने को रेजिस्ट करेगा, ठीक है। फिर है हम थोड़ी दूसरी एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल देखते हैं क्योंकि ये एग्जांपल आप लोगों के नोट्स में भी मेंशन है और ये पिछली एग्जांपल भी आप लोगों ने नोट करनी है, ठीक है। अब क्या है कि हमारे पास है जी H2CO3 कार्बोनिक एसिड है और फिर NaHCO3 है, सोडियम कार्बोनेट। ये किस चीज़ में डिसोसिएट होता है, जैसे ही हम इसको किसी भी सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये भी हमारे वीक एसिड की एग्जांपल है H2CO3, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको डालेंगे तो क्या हुआ जी, जो हमारा कार्बोनिक एसिड है ये हमारा वीक एसिड है, इस तरह ये भी जो है हाइड्रोजन आयन और
जो है हमारे कार्बोनेट आयन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास इसका साल्ट जो है वो है सोडियम कार्बोनेट, और ये भी जब इसको हम किसी भी सॉल्यूशन एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो क्या होगा कि ये सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बोनेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह जब हम इसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डालेंगे तो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड जो हमने इसके अंदर डाला है एक्स्ट्रा से इनकी देखने के लिए कि जो बफर सोल्यूशन में डाला है ये पीएच के चेंज को रजिस्ट करता है कि नहीं, तो हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे, वही जो पीछे हमने एग्जांपल ली, ये फ़ौरन से पहले डिसोसिएट होगा हाइड्रोजन आयन में क्लोराइड आयन में। तो क्या होगा कि हाइड्रोजन आयन कंबाइन करेंगे एसिटेट आयन्स के साथ और कफीक एसिड बना देंगे, तो पीएच चेंज नहीं होगी, वही का वही एसिड दोबारा से बन गया, पीएच चेंज नहीं हुई, ठीक है। फिर जो हमारा क्लोराइड आयन यहाँ पे था वो सोडियम आयन से रिएक्ट करेगा और सोडियम क्लोराइड बना देगा जो कि साल्ट होगा। साल्ट की पीएच 7 होती है और ये न्यूट्रल होता है, इसलिए पीएच चेंज नहीं होगी इन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड भी। फिर अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस की बात करते हैं कि अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस ऐड करते हैं किसी भी जो है वो इस वाले सॉल्यूशन के अंदर जो कि एसिडिक था, तो क्या होगा कि हमने स्ट्रॉन्ग बेस ऐड की सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि डिसोसिएट हो गई सोडियम आयन में और हाइड्रोक्साइड आयन के अंदर, ठीक है। तो जो सोडियम हमारे पास था, सोडियम ने बाइकार्बोनेट आयन के साथ रिएक्ट किया, कार्बोनेट आयन के साथ रिएक्ट किया और सोडियम कार्बोनेट बना दिया, साल्ट बना दिया। साल्ट हमारा क्या था जो कि हमारा बफर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। तो सॉल्यूशन की पीएच चेंज नहीं होगी, साल्ट भी न्यूट्रल होता है। और फिर OH आयन जो यहाँ से बन रहे हैं वो वाटर इस वाले हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बना देंगे, वाटर। और हमें पता है कि वाटर जो है उसकी पीएच क्या होती है, 7 होती है और ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा अब जो हमने बात करनी है वो है कुछ कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन, कि बफर सॉल्यूशन की पीएच हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बफर सॉल्यूशन की पीएच फाइंड आउट करने के लिए जो इक्वेशन यूज़ होती है वो है हेंडरसन-हाज़ेलबेल्च इक्वेशन, ठीक है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बफर सॉल्यूशन की पीएच आप किस तरह से मेजर कर सकते हैं, तो यू विल से दैट the pH of a buffer solution is measured by using Henderson-Hazelbelt equation, ठीक है। एसिड वीक एसिड के लिए अलग होती है इक्वेशन और वीक बेस के लिए अलग है, ठीक है। और वीक एसिड की पीएच फाइंड आउट करनी है तो हमने क्या होगा, pKa प्लस log कॉन्जुगेट बेस डिवाइडेड बाय वीक एसिड, कॉन्जुगेट बेस या साल्ट, ठीक है, एक ही बात है। अब यहाँ पे pKa और यहाँ पे pKb, ठीक है। देखिए यहाँ पे POH, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं वीक बेस की, कि वीक बेस जो है वो किस तरह से हम मेजर कर सकते हैं उसकी पीएच, वो मेजर कर सकते हैं POH इज इक्वल्स टू PKB प्लस log कॉन्जुगेट एसिड ओवर कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट एसिड या साल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे PK और PKB क्या है, जो हमारा Ka है, Ka जो है वो हमारा है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा गिवन होगी। अगर आपको न्यूमेरिकल या MCQ आ जाता है कि आप जो है इस बफर सॉल्यूशन की पीएच निकालें, ठीक है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन की, तो हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे सबसे पहले, तो एसिडिक पूछा है तो हम पीएच वाली मतलब कि पीएच पूछ रहे हैं ना, तो हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। और फिर pKa की वैल्यू जो है वहाँ पे गिवन होगी, तो pKa क्या है, ये है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। इस तरह Kb क्या है, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है, इनकी वैल्यूज़ गिवन होती हैं। और कॉन्जुगेट बेस या साल्ट, ठीक है, एक ही बात है, कॉन्जुगेट एसिड या उसका साल्ट एक ही बात है, ठीक है। और फिर कुछ एप्लीकेशंस हैं इसकी जो कि हमारी कुछ एप्लीकेशंस है बफर सॉल्यूशंस की जो कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, और बफर सॉल्यूशन जो है वो बहुत यूज़फुल होते हैं हमारे किसी भी सॉल्यूशन की पीएच को मेंटेन करने के लिए। इवन कि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद फ्लूइड्स की पीएच को मेंटेन करने में सबसे बड़ा अहम किरदार बफर सॉल्यूशंस का होता है, ठीक है। देखिए अब ह्यूमन ब्लड की अगर हम बात करें तो पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज़ मेंटेन एट pH 7.35 to 7.45, ठीक है, इसकी पीएच इतनी होती है ह्यूमन ब्लड की। और ये मेंटेन किस तरह से होती है, बफर के एक्शंस की वजह से होती है। कौन से बफर होते हैं, बाइकार्बोनेट बफर्स होते हैं, फॉस्फेट बफर्स होते हैं, प्रोटीन बफर्स होते हैं। इन तीनों बफर्स की मदद से पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड जो है वो मेंटेन रहती है एट पीएच बिटवीन 7.35 to 7.45, ठीक है। इसी तरह कुछ हमारे पास जो है यहाँ पे कुछ सॉल्यूशंस होते हैं, इंजेक्शंस होते हैं, जैसा कि आप लोगों के नोट्स में मेंशन है कि इंजेक्शन ऑफ बिस्मुथ सोडियम टार्टारेट इज अ सॉल्यूशन ऑफ बिस्मुथ सोडियम टार्टारेट, ठीक है। और इसकी जो पीएच होती है एडजस्ट होती है जी 5.5 बाय द एडिशन ऑफ टार्टारिक एसिड, ठीक होगी बात। फिर इसी तरह हमारे पास कुछ डार्किन सॉल्यूशंस होता है, ये स्टेबल होता है pH 9.5, और इसमें जो बफर यूज़ होता है वो कौन सा होता है, बोरिक एसिड एंड सोडियम बोरेट,
ठीक है। तो डेकिन सॉल्यूशन जो है उसकी पीएच क्या होती है 9.5, और ये सॉल्यूशन स्टेबल किस तरह से होता है कि हम इसमें बफर यूज़ करते हैं कौन सा, बोरिक एसिड का और सोडियम बोरेट का। इस तरह जो है और भी ये बफर सॉल्यूशन जो है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं कि हमारे कुछ सॉल्यूशन जो है उनकी पीएच चेंज ना हो पाए, ठीक है। फिर बफर सॉल्यूशंस आर यूज्ड इन बायोलॉजिकल इंडस्ट्री टू प्रिजर्व द पीएच बायोलॉजिकल कंपाउंड्स एंड फ्लूइड्स, ठीक है। यही मैंने भी बात बताई आप लोगों के, हमारी जो कुछ बायोलॉजिकल कंपाउंड्स या कुछ फ्लूइड्स या कुछ सॉल्यूशंस ऐसे हैं जिनकी पीएच जो है हमें मेंटेन रखनी होती है। वो मेंटेन हम किस तरह से करते हैं कि बफर सॉल्यूशंस ऐड कर देते हैं ताकि उसकी पीएच जो है वो चेंज नहीं हो। फिर है कि बफर सॉल्यूशंस आर यूज्ड इन द केमिकल एनालिसिस ऑफ ड्रग्स। फिर बफर सॉल्यूशंस आर यूज्ड टू कैलिब्रेट पीएच मीटर। फिर बफर सॉल्यूशंस आर यूज्ड इन फर्मेंटेशन प्रोसेस। जितनी एप्लीकेशंस आपके नोट्स में मेंशन है सारी की सारी एप्लीकेशंस आप लोगों ने याद करनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने बफर सॉल्यूशन पढ़ा है, ठीक है। बफर सॉल्यूशन की हमने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी है, फिर हमने कुछ जो है उसकी टाइप्स पढ़ी हैं कि एसिडिक बफर होते हैं, बेसिक होते हैं, न्यूट्रल बफर्स होते हैं। फिर इस तरह हमने कुछ बफर्स देखे जो कि लेबोरेटरीज़ के अंदर यूज़ हो रहे थे और फिर हमारे प्लाज्मा के अंदर जो यूज़ होते हैं ऑलरेडी प्रेजेंट। फिर हमने बफर कैपेसिटी देखी, फिर हमने एक्शन ऑफ बफर देखा या वर्किंग ऑफ बफर देखी किस तरह से वर्क कर रहा होता है कि अगर हम किसी सॉल्यूशन के अंदर बफर ऑलरेडी प्रेजेंट है उसके अंदर एसिड डालेंगे तो किस हद तक वो जो बफर सॉल्यूशन है वो उसकी पीएच को चेंज होने से रेजिस्ट करेगा, रोकेगा, ठीक है। अगर बेस डालेंगे तब भी जो है पीएच किस हद तक जो है वो रेजिस्ट करता है उसकी पीएच को चेंज होने से, ठीक है। फिर हमने जो है कुछ इसकी एक इक्वेशन देखी जो कि हेंडरसन-हेजलबेल्स इक्वेशन जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप लोगों ने इसको याद करना है इस इक्वेशन को। और फिर हमने कुछ एप्लीकेशंस देखी हैं इसकी, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और थैंक यू फॉर योर कंसंट्रेशन एंड अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।